हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उमर रिएक्ट्स। आज हम रिएक्ट करेंगे द मूवी फ्लैश के ऊपर और रीजंस जानेंगे कि ये मूवी क्यों ना चली, क्यों ना सक्सेसफुल हुई और इसकी वजह से वार्नर ब्रदर्स का क्या नुकसान हुआ और डीसी ईयू जो कि डीसी कॉमिक्स की एक्सटेंडेड यूनिवर्स थी, जो जैक स्नाइडर ने लीड की, वो सारी की सारी इसके साथ डाउनफॉल में क्यों चली गई। वेलकम टू उमर रिएक्ट्स और आज हम इस बारे में बात करेंगे। जी हाँ, फ्लैश जो कि एक बहुत बिग बजट मूवी थी, इसके ऊपर सारा गैम्बल किया हुआ था डीसी यूनिवर्स, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स और वार्नर ब्रदर्स वाज ऑल इन दिस मूवी। और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो डाउनग्रेड हो रहा है, जो रेटिंग्स लो जा रही हैं, जो बिजनेस कम आ रहा है डीसी ईयू का, वो एक दफ़ा फिर से बूम करेगा इस मूवी के साथ, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे रीजंस क्या है। सबसे पहले नंबर वन थिंग इज के द फ्लैश मूवी की प्रोडक्शन जो है वो आज से कई साल पहले 2004 से ये मूवी अंडर रिव्यू थी, अंडर वर्किंग थी, वर्क इन प्रोग्रेस थी डीसी के लिए। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आए, बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर्स ने इसके ऊपर काम करने की कोशिश की। कई दफ़ा क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से स्क्रिप्ट राइटर छोड़ गए, तो कई दफ़ा क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से डायरेक्टर्स ने हाथ उठा लिए। फाइनली ये मूवी 2016-17 के अंदर एंडी मोशियाटी के डायरेक्शन के अंडर ये मूवी बनना शुरुआत हुई, जहाँ पे 3-4 डायरेक्टर्स ने क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से, कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स ने स्क्रिप्ट्स लिख के वो भी विड्रॉ कर लिए। यहाँ तक कि इज़रा मिलर ने, जो कि इस मूवी के लीड एक्टर हैं, उन्होंने इस मूवी के लिए एक स्क्रिप्ट लिखा था एक और राइटर के साथ मिलकर, और वो प्रेजेंट किया था डीसी के एग्जेक्टिव्स को, और उन्होंने उसको पुल आउट कर दिया था, लेकिन रिक्वेस्ट इनको की थी कि आप लीड करेंगे। अब जब इस मूवी के ऊपर सब गैम्बल कर दिया डीसी ने, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये फ्लॉप हो गई। हम इसके बारे में रीजंस जानना चाहेंगे और उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली रीजंस तो ये बनती हैं कि जो जस्टिस लीग का डाउनफॉल शुरू हुआ, जिसकी रीज़न सब जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, जैक स्नाइडर की बेटी की डेथ हुई और उन्हें जाना पड़ा। जॉस वेडॉन जब वो आए, उन्होंने जस्टिस लीग मूवी के फाइनल कट में बहुत सारे चेंजेस किए और उसे अपना टच दिया, जिनका एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के ऊपर काम था। उन्होंने अपना टच दिया, ह्यूमर टच दिया, लेकिन वो चीज़ डीसी के जो हार्डकोर फैंस हैं उनको इतनी अच्छी ना लगी, उनको इतना मज़ा ना आया उस चीज़ का, जिसकी वजह से जस्टिस लीग एक फ्लॉप करार हुई। उसके बाद जस्टिस लीग के फ्लॉप होने के बाद जैक स्नाइडर के और डब्ल्यूबी के, डीसी के एग्जेक्टिव हेड्स की आपस में अनबन चलती रही, और उसका रिजल्ट और फॉल आउट ये हुआ कि जो जस्टिस लीग 2 बननी थी, या जस्टिस लीग स्नाइडर कट जो बाद में रिलीज हुई लोगों की भरपूर फरमाइश के ऊपर और लोगों के सोशल मीडिया कैंपेन की बेसिस पे, उसके अंदर जो चेंजेस चाहिए थे, जो नहीं किए गए थे, या जो गलत चेंजेस कर दिए थे जॉस वेडॉन ने, उसका सारा नुकसान डब्ल्यूबी एग्जेक्टिव्स को, डब्ल्यूबी के स्टूडियो को भरपाई करनी पड़ी, उठाना पड़ा। एक्वामैन उसके बाद रिलीज हुई, शज़ैम उसके बाद रिलीज हुई, वंडर वुमन उसके बाद रिलीज हुई। ये सारी स्टैंड अलोन मूवीज थी। ये एमसीयू नहीं की तरह नहीं थी, ये एक मल्टीवर्स नहीं थी, ये एक यूनिवर्स नहीं थी। स्टैंड अलोन मूवीज थी, ओरिजिनल स्टोरीज थी, सारी कामयाब हुई। जल्दबाजी ये की गई कि जब स्क्रिप्ट राइटर मैन ऑफ स्टील के चाहते थे कि मैन ऑफ स्टील 2 या मैन ऑफ टुमारो के नाम से सुपरमैन का पार्ट 2 आए, तब एग्जेक्टिव्स को बहुत जल्दी थी और उन्होंने कहा नहीं, वी विल गो फॉर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जो कि नो डाउट एक अच्छी मूवी थी, लेकिन उसको थोड़ा सा होल्ड ऑन करना चाहिए था। इन्होंने अभी स्टार्ट ही किया था 2013 में, जबकि 2008 से आयरन मैन के बाद से एमसीयू 2013 तक काफ़ी आगे आ चुका था अपनी मल्टीवर्सेस को शो कराने के लिए। इन्होंने जल्दबाजी की और स्किप किए कुछ पॉइंट्स, स्टैंड अलोन मूवीज़ को स्किप किया, जबकि फ्लैश की मूवी को आज से बहुत पहले आ जाना चाहिए था, 2017 में आ जाना चाहिए था, लेकिन ये मूवी 2023 में रिलीज हुई। इसके पोस्टपोन की और भी रीजंस आप जानते हैं, जो इज़रा मिलर का बिहेवियर रहा, जो हवाई में उन्होंने जाके
कुछ इंसिडेंट्स ऐसे किए, कुछ असॉल्ट इंसिडेंट्स थे, बैटरी चार्जेस थे जो उनके ऊपर हुए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार रहे और फैंस को भी नाउमीदी हुई इस बेस पे कि मूवी की तरफ से उनका दिल और मन हटता गया। तो जब मूवी फाइनली रिलीज होनी थी, यहाँ तक कि ये भी रिजल्ट्स ये भी सोचने लग गए डीसी के एग्जेक्टिव्स के लीड रोल में किसी और को कास्ट किया जाए, जबकि पूरी मूवी बन चुकी थी। और अगर वो रीकास्ट करते तो उनको और कुछ नहीं तो 100 to 150 मिलियन डॉलर्स और लगाने पड़ते, 100 to 150 मिलियन और लगाने पड़ते। पहले ही 250-300 मिलियन का 150 मिलियन का इस मूवी का बजट रह चुका था। मल्टीपल डिलेज की वजह से, फिर कोविड आने की वजह से, ये थर्ड रीज़न है कि मल्टीपल डिलेस और कोविड की वजह से इस मूवी को दोबारा पोस्टपोन किया गया और फिर इसकी मार्केटिंग के ऊपर और ख़र्चा आया। और आपको पता है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का ख़र्चा सबसे ज़्यादा होता है, सबसे बड़ा होता है। फाइनली ये मूवी 2023 में इन सारे चैलेंजेस को फेस करती हुई रिलीज़ के लिए हाजिर थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वॉल्टर हमेडा जो कि एग्जेक्टिव थे, सीनियर एग्जेक्टिव थे WB के, वो चले गए और उसके बाद टेक ओवर किया जेम्स गन ने, जिनके 2 प्रोजेक्ट्स सुसाइड स्क्वाड और पीस मेकर मूवी सीरीज जिसमें जॉन सीना थे, वो बहुत कामयाब रहीं। डीसी एग्जेक्टिव्स का इंटरेस्ट जेम्स गन की तरफ ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि वो प्रॉफिट ला रहे थे और ऑडियंस को ज़्यादा अपील कर रहे थे। जब वो ऑडियंस को अपील कर रहे थे तो इस बेस के ऊपर उन्होंने सोचा क्यों नहीं इनको क्रिएटिव हेड और लीड हेड बना दिया जाए, ताकि ये इस गिरती हुई डूबती हुई कश्ती को सहारा दें और एक दफ़ा फिर ट्रैक पे ले आए। इनके साथ पीटर सैफरान को को CEO बना दिया गया है डीसी का, और इसके साथ ही इन्होंने कुछ ड्रास्टिक चेंजेस किए, जहाँ पे कुछ मूवीज़ जिस तरह ब्लैक एडम है उसमें सुपरमैन एट द एंड दोबारा वापसी आए और अनाउंस हुआ कि वो वापसी आ रहे हैं, लेकिन एन उनकी वापसी की अनाउंसमेंट के बाद उनको फायर कर दिया गया पीटर सैफरान और जेम्स गन की जानिब से, क्योंकि उनके प्लान्स बिल्कुल डिफरेंट थे। जो करंट सिनारियो चल रहा था, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये DCEU जो है एक्सटेंडेड यूनिवर्स, इसको बचाना हमारे लिए मुश्किल है, हम इसको ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते जिस तरह से ये डिसरप्टेड फॉर्म में चल रहा है, इसको ट्रैक पे लाना नामुमकिन के बराबर है। और उनके जो प्लान्स थे उसमें सुपरमैन का रिवाइवल सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सुपरमैन DC का मेन प्रोटैगनिस्ट है, लीड कैरेक्टर है, और उसी के रिवाइवल से इनको एक नई यूनिवर्स बनाने का मौका मिलना था। तो उन्होंने वो सारे पिछले आइडिया स्क्रैप किए, जिसकी वजह से ये सारा कुछ मीडिया में आ गया। जब मीडिया में आया तो लोगों का इंटरेस्ट DCEU के अंदर कम हो गया, क्योंकि लोग जानते थे जस्टिस लीग स्नाइडर कट रिलीज होने के बावजूद जो क्लिफ हैंगर क्रिएट किया गया था उसके एंड में, उसके लिए जस्टिस लीग 2 और 3 के प्लान्स अवेलेबल थे। बट क्योंकि जैक स्नाइडर इस सारे प्रोजेक्ट से DC से अलग हो चुके हैं और DC और जैक स्नाइडर के दरमियान कोई मुमासलत नहीं रही, आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, आपस में कोई मुमासलत नहीं रही, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि जस्टिस लीग 2 और 3 बनाई जाए। और जो करंट फॉर्म में DCU चल रही है उसको कंटिन्यू किया जाए बेटर फॉर्म में या इम्प्रूव करके। इस सारी चीज़ों का जो एक मौका था या जो एक आइडिया था वो दम तोड़ गया। जब ये दम तोड़ गया तो इसी की वजह से जब फ्लैश मूवी बिल्कुल रिलीज़ के लिए तैयार थी, एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये मूवी इनको रिवाइव बैक करेगी, बट इन सारी अनाउंसमेंट्स के बाद लोगों ने इससे दिल उठा लिए। हैवी इन्वेस्टमेंट्स मार्केटिंग के ऊपर की गई और मूवी का बजट $100 मिलियन बढ़ गया। जब मूवी रिलीज़ हुई तो लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इतना हैवी बजट, इतनी हैवी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट और इतने बड़े बड़े एक्टर्स के इसमें होने के बावजूद, क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन मूवी नहीं थी, ये मल्टीवर्स का हिस्सा थी और कंप्लीट पैकेज थी मल्टीवर्स के लिए, लेकिन पूरी दुनिया को, सब फैंस को, मूवी गोअर्स को ये पता लग चुका था
कि इसका आगे कोई एंड रिजल्ट नहीं होना, इस मूवी के आगे ये स्टोरी कंटिन्यू नहीं होनी, तो लोगों ने इसको भी देखने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसके हैवी लॉसेस हुए, मूवी ने हार्डली 70 to 80 मिलियन कमाए शुरू में, और फिर किसी तरह कर करके ये 150 मिलियन के राउंड अबाउट पहुंचे, और इसके साथ डीसी और वार्नर ब्रदर्स को तकरीबन 200 से 250 मिलियन डॉलर का इस मूवी की वजह से लॉस हुआ, और ये अब तक का किसी भी मूवी का, किसी भी स्टूडियो का सबसे बड़ा लॉस रहा। ये सबसे बड़ा लॉस रहने की वजह से, और इसके साथ शज़ैम का पार्ट 2 फ्यूरी ऑफ गॉड्स, और अब रिसेंटली अगस्त में जो ब्लू बीटल रिलीज हुई, वो भी मीडियोकर 60 to 70 मिलियन बिजनेस करने के बाद अब HD में 4K में डिजिटल पे रिलीज होने वाली है। इन सारी मूवीज ने 1 से 2 मंथ बमुश्किल बिजनेस सस्टेन सिनेमास के अंदर ना कर सकी, और ये डायरेक्ट टू डिजिटल हो गई और बिजनेस भी ना कर सकी। और इसके बाद जो इस कंटिन्यूटी की लास्ट मूवी रह गई है एक्वामैन 2, जो कि दिसंबर में रिलीज होनी है, और बहुत एक्सपेक्टेड है कि इसके भी रिजल्ट्स इस साल की इन पिछली 3 मूवीज के लगभग बराबर ही और इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। चांसेस ये है कि वो भी एक फ्लॉप मूवी करार पाएगी। ये थी चंद रीजंस जिसकी वजह से फ्लैश मूवी फ्लॉप हुई, जिसका फ्लॉप होना बनता नहीं था। जिन लोगों ने इस मूवी को देखा उन्होंने बहुत सराहा, ये मानने के बावजूद कि इसमें बेटरमेंट की और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत और स्पेस अवेलेबल थी, लेकिन जो करंट फॉर्म में मूवी रिलीज की गई वो लोगों को पसंद आई और अच्छी लगी। स्पेशली थर्ड एक्ट के ऊपर काम करने वाला ज़रूरी था। फर्स्ट एक्ट और सेकंड एक्ट ऑफ द मूवी वर ग्रेट फॉर पीपल, इट वाज क्यूरियस, इट वाज इंटरेस्टिंग। जो टीनेज कैरेक्टर शो कराया गया था फ्लैश का, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। जो बैटमैन, माइकल कीटन के बैटमैन का जो एक्सटेंडेड कैमियो था सेकंड और थर्ड एक्ट में, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। जो फर्स्ट एक्ट में बेन एफ्लेक का कैरेक्टर था, वो भी लोगों ने बैटमैन का पसंद किया, लेकिन उसके सूट के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया गया। वंडर वुमन का एक छोटा सा शॉट जो कि बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आता है, फर्स्ट एक्शन सीन में आता है, जहाँ वो सिक्योर करती हैं, सेव करती हैं बैटमैन और फ्लैश को, वो भी लोगों को पसंद आया। अब इन सारी फीचर्स के बावजूद, और जो लास्ट में निकोलस केज और जॉर्ज क्लूनी जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के, और पिछली सारी मूवीज के एक्टर्स के, क्रिस्टोफर रीव्स जैसे एक्टर्स के जो कैमियोस दिखाए गए छोटे छोटे इसको बूम देने के लिए, वो सब बेकार गए। उसकी रीज़न, अगर एक प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं बना सकता, लॉस बनाएगा, लॉस ही करेगा, तो जितना मर्जी अच्छा हो और लोगों ने उसको पसंद ना किया या किसी वजह से उसके ऊपर अपने पैसे, अपनी जेब ना ढीली की, दैट मीन्स कि ये इट इज़ समथिंग कि जिसके साथ आगे नहीं चला जा सकता। जी हाँ, तो यही रीजंस थी जिसकी वजह से फ्लैश जैसा बिग बजट और वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सुपर हीरो मूवीज का डाउनफॉल हुआ। ये रीजंस हमने आपके सामने रखी हैं। अब देखते हैं एक्वामैन 2 कैसा रिजल्ट देती है, जिसने दिसंबर में आना है। हम उसका वेट करेंगे, उसके ऊपर भी रिव्यू करेंगे। एक्सपेक्टेड ये है कि उसका भी यही रिजल्ट होगा जो पिछली 3 मूवीज का, जिसमें शज़ैम, ब्लू बीटल और फ्लैश मूवी रही। ऐसा ही, लगभग ऐसा ही रिजल्ट आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हम आगे भी आपके साथ आपको मूवीज़ के रिव्यूज़ देते रहेंगे, डिफरेंट चीज़ों पे बातें करते रहेंगे। हम नेक्स्ट रिव्यू आपको ओपनहाइमर और उससे रिलेटेड चंद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके पास इस किस्म के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ लाते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।